Hello students, as we are continuing the chapter which is chapter number 8 electromagnetic waves. Okay, last time we discussed about the Hertz experiment. Hertz experiment थोड़ा सा हमने डिस्कस किया था. तो उसमें क्या था कि इस तरह से ब्रास की दो मेटल स्फीयर्स थे. ठीक है, सॉरी, ब्रास के दो मेटल स्फीयर्स थे. पूरा सर्किट नहीं बना रही हूँ मैं. ठीक है, ये मेटल प्लेट्स लगे हुए थे. ये मेटल प्लेट्स किसका काम कर रहे थे? कैपेसिटर की तरह. ठीक है, और इस गैप में क्या प्रोड्यूस हो रही थी? स्पार्क प्रोड्यूस हो रही थी. ठीक है, और इसी से कुछ डिस्टेंस पे हमने क्या रख दिया था? डिटेक्टर प्लेस कर दिया था. सही है, तो ये डिटेक्टर में भी स्पार्क प्रोड्यूस हो रही थी. बट ये स्पार्क कब प्रोड्यूस होती थी? जब दोनों ये स्फीयर्स कैसे प्लेन में हो? एक ही प्लेन में लाई करे. मतलब अगर ये स्फीयर्स वर्टिकल बोर्ड के प्लेन में लाई कर रहे हैं ना, जैसे एक स्फीयर यहाँ है एक यहाँ है. ठीक है, तो इसी प्लेन में, बोर्ड के प्लेन में डिटेक्टर के स्फीयर लाई करने चाहिए. सही है, और अगर हम इसको ऐसा कर दें कि डिटेक्टर के स्फीयर्स को परपेंडिकुलर कर दें. किसके? ये ट्रांसमीटर के स्फीयर्स थे और ये डिटेक्टर के. ठीक है, ट्रांसमीटर वेव्स को सेंड कर रहा था और डिटेक्टर इसे डिटेक्ट कर रहा था. सही है, तो अगर डिटेक्टर के प्लेन को हम किसके परपेंडिकुलर कर दें? ट्रांसमीटर के प्लेन के स्फीयर्स के परपेंडिकुलर कर दें. ठीक है, जैसे ये हमारे पास क्या है? ट्रांसमीटर के स्फीयर्स. ठीक है, और इसके परपेंडिकुलर प्लेन में अब मतलब ये एक स्फीयर यहाँ है और एक स्फीयर अंदर की तरफ है. ठीक है, और अगर परपेंडिकुलर प्लेन में ये ब्रास स्फीयर्स प्रेजेंट हो ना, तो फिर यहाँ पर स्पार्क प्रोड्यूस नहीं हो रही थी डिटेक्टर में. ठीक है, दोनों प्लेन्स अगर पैरेलल है, किस के? ट्रांसमीटर के एंड डिटेक्टर के. ठीक है, ट्रांसमीटर एंड डिटेक्टर के प्लेन्स पैरेलल है, तब तो स्पार्क प्रोड्यूस हो रही थी. बट अगर ट्रांसमीटर और डिटेक्टर के स्फीयर्स का प्लेन हम परपेंडिकुलर कर दें. ठीक है, किसका प्लेन परपेंडिकुलर कर रहे हैं? ट्रांसमीटर के स्फीयर्स का प्लेन एंड डिटेक्टर के स्फीयर्स का प्लेन अगर परपेंडिकुलर कर देते हैं, तो क्या हो रहा था? स्पार्क प्रोड्यूस नहीं हो रही थी और कोई भी ईएम वेव्स जनरेट, मतलब ईएम वेव्स पहुंच नहीं रही थी किसके पास? डिटेक्टर के पास. तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये देखो, अगर ईएम वेव्स इस डायरेक्शन में जा रही है सपोज. ठीक है, ईएम वेव्स अगर इस डायरेक्शन में जा रही है, तो इसके पास क्या क्या प्रेजेंट है? इसके पास है इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है. और ईएम वेव्स की अब आगे हम प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे कि अगर ये डायरेक्शन है किसकी? प्रोपगेशन की डायरेक्शन, यानी इस डायरेक्शन में अगर प्रोपगेट करना मतलब मूव करना. सही है, तो अगर ये सपोज एक्स डायरेक्शन में वेव मूव कर रही है, जैसे ये डिटेक्टर था ना, है ना, तो डिटेक्टर की तरफ वेव्स जा रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड होगा डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर. और x के परपेंडिकुलर डायरेक्शन अभी तक हम क्या लेते आए हैं? y एंड z, है ना. y एंड z डायरेक्शंस आर परपेंडिकुलर टू x. तो ये y है हमारे पास. ठीक है, y डायरेक्शन. तो y डायरेक्शन के अलोंग या z डायरेक्शन के पैरेलल, y डायरेक्शन के पैरेलल या z डायरेक्शन के पैरेलल कौन प्रेजेंट होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होगा. ठीक है, सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है किस डायरेक्शन के अलाउंग? y एक्सिस के अलाउंग. ठीक है, अब ये वेव है. वेव की इक्वेशन आपने क्लास 11 में कर चुके हैं, है ना. तो वेव हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड किस फॉर्म में ट्रैवल कर रहा है? एक वेव की फॉर्म में ट्रैवल कर रहा है. किसने प्रोड्यूस किया इस इलेक्ट्रिक फील्ड को? ये जो सर्किट हमने हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट में बनाया था, वहाँ से क्या प्रोड्यूस हो रहा था? इलेक्ट्रिक फील्ड. तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वेव है. ठीक है, आपको पता है वेव का डायग्राम ऐसे ही बनता है ना. वेव का टाइम के साथ वेरिएशन इसी तरह से होता है. सही है, तो ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन था. एक्स इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन. ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज पैरेलल टू वाई डायरेक्शन. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से वेरी करेगा, लाइक दिस. सही है, इसका क्या मीनिंग हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर कौन सी डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है? वाई डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है कॉन्टिन्यूसली. जीरो था यहाँ पर, फिर जीरो से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, स्ट्रेंथ इलेक्ट्रिक फील्ड की इंक्रीज करती जा रही है. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा, यहाँ पे आके इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ मैक्सिमम हो गई, फिर स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होता जाएगा. ठीक है,
जैसे जैसे डायरेक्शन प्रोपोगेट कर रही है, सही है। उसके बाद क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है बट उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी, सही है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में प्रेजेंट है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर प्रेजेंट है। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, परपेंडिकुलर। ठीक है, और इसकी इक्वेशन अगर हम देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन, सो इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस के अलोंग प्रेजेंट है। ठीक है, और वेव इक्वेशन हमें पता है किस फॉर्म में होती थी, ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, ये वाई, वाई है तो हम इसके साथ क्या यूनिट वेक्टर यूज हो सकता है, वाई है तो हम इसके साथ कौन सा यूनिट वेक्टर यूज कर सकते हैं, हम इसके साथ जे कैप यूनिट वेक्टर को यूज कर सकते हैं। यस, वाई है, वाई डायरेक्शन के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, सही है। उसके बाद देखो, अब जो ईएम वेव्स है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यानी उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी रहेगा और मैग्नेटिक फील्ड भी रहेगा, सही है। तो ये है जेड डायरेक्शन, सही है। अब यानी एक्स अगर ये है, वाई ये है, तो जेड क्या होगा, इस तरफ। 3D में ये थ्री डायरेक्शंस प्रेजेंट है, ये एक्स ये वाई, तो जेड किधर होगा, बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर, सही है। तो जो जेड एक्सिस के अलोंग, अगर वाई एक्सिस, एक्स अगर हमारी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है, वाई एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर प्रेजेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर प्रेजेंट है, सही है। तो जेड एक्सिस के अलोंग कौन प्रेजेंट होगा, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। ठीक है, हमने एक स्टडी किया था कि ऑसिलेटिंग चार्ज किसका, एक्सेलरेटिंग चार्ज किसका सोर्स होगा, हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने से क्या इंड्यूस होता है, मैग्नेटिज्म। ठीक है, और चेंजिंग मैग्नेटिज्म क्या प्रोड्यूस करता है, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, आपको प्रीवियस वीडियो में मैक्सवेल्स इक्वेशंस बताई थी, उसमें एक्सप्लेन किया था। तो जैसे ही चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा, वो क्या जनरेट करेगा आसपास, अपने मैग्नेटिक फील्ड, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो ऐसा चलता रहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, सही है। अब देखो, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी एक वेव है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड भी क्या है, हमारे पास एक वेव। उसकी इक्वेशन लिखे तो क्या बनेगी, अब मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में है, जेड डायरेक्शन में, जी डायरेक्शन या जेड डायरेक्शन। तो इक्वेशन क्या बनेगी, मैग्नेटिक, ये इक्वेशन हम +1 में कर चुके हैं वेव्स के चैप्टर में, वेव की इक्वेशन है ये दोनों वेव्स है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेव की फॉर्म में ट्रैवल कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी वेव की फॉर्म में ट्रैवल कर रहा है, सही है। तो दोनों की वेव इक्वेशन है हमारे पास, साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी के कैप। ठीक है, मतलब ओरिजिन से x डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन ये दे सकते हैं, कितना, मतलब ओरिजिन से x डिस्टेंस ट्रैवल हुआ, मान लो यहाँ पे पहुँचे, तो इस यहाँ से लेके यहाँ तक कितना डिस्टेंस है, x। तो इस x पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो ये इक्वेशन यूज़ करेंगे। इसी x पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, और मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इस x पॉइंट पे, तो ये इक्वेशन यूज़ करेंगे, सही है। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रिक डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन x है और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर y डायरेक्शन में है, तो मैग्नेटिक फील्ड कौन सा डायरेक्शन में होगा, z डायरेक्शन में, z डायरेक्शन में या z डायरेक्शन में प्रेजेंट होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड भी एक वेव की फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक है, और वो इस तरह से क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा। ठीक है, किस डायरेक्शन के पैरेलल वेक्टर ऑसिलेट कर रहा है, z डायरेक्शन के पैरेलल, सही है। ठीक है, ये मतलब ये बी अंदर की तरफ है ना, जैसे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इस तरह से वेरिएट कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से वेरिएट करेगा, इमेजिन कर पा रहे हो। ठीक है, अंदर की तरफ, बोर्ड के प्लेन से बाहर आएगा मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, फिर अंदर जाएगा, बाहर आएगा अंदर जाएगा। ठीक है, अगर इस डायरेक्शन में वेव प्रोपगेट कर रही है तो, सही है। तो हमने अभी, मैं आपको हर्ट्स एक्सपेरिमेंट बता रही थी कि जो ये दो स्फीयर्स है ना, ट्रांसमीटर के दो स्फीयर्स थे, इसके बीच में क्या प्रोड्यूस हो रही थी, स्पार्क प्रोड्यूस हो रही थी। तो इससे
वेव्स जनरेट होकर कहाँ पहुँच रही थी, डिटेक्टर पे पहुँच रही थी। तो डिटेक्टर में स्पार्क कब प्रोड्यूस होगी, जब ये इसके पैरेलल होगा, ठीक है। चाहे इसको स्फीयर को इस पोजीशन में रखो या इस पोजीशन में रखो, ये दोनों क्या होने चाहिए, पैरेलल होने चाहिए, तभी वेव्स क्या होंगी, डिटेक्ट होंगी, ठीक है। और अगर ऐसा किया हमने कि ट्रांसमीटर की स्फीयर इस डायरेक्शन में है और डिटेक्टर की इसके परपेंडिकुलर है, तो वेव्स डिटेक्ट नहीं होंगी, सही है। तो इसका क्या मीनिंग हुआ, क्योंकि सपोज इस डायरेक्शन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, तो इसी डायरेक्शन में ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पहुँचेगा और एक तरफ क्या जनरेट कर देगा, पर प्लस, एक तरफ क्या जनरेट कर देगा, माइनस, जिससे इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज होंगे और स्पार्क प्रोड्यूस होगा, सही है। तो प्रीवियस वीडियो देखना ज़रूरी है ये लेक्चर समझने के लिए, तो बिना प्रीवियस वीडियो को देखे ये लेक्चर समझ नहीं आएगा, सही है। तो इससे प्रूव क्या होता है कि जो ईएम वेव्स का नेचर है ना, कैसा नेचर है, ये ट्रांसवर्स नेचर, ठीक है। कैसा नेचर है, ट्रांसवर्स नेचर। अपनी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर कैसे प्रेजेंट है, परपेंडिकुलर, और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर भी कैसे प्रेजेंट है, परपेंडिकुलर। और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर भी आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, सही है। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर ये भी आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर, एक ही डायरेक्शन में ये ऑसिलेट नहीं करते, ये दोनों भी आपस में कैसे जनरेट होते हैं, परपेंडिकुलरली जनरेट होते हैं, ठीक है। तो हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट से ये भी प्रूव हो गया कि ईएम वेव्स का कैसा नेचर है, ट्रांसवर्स नेचर है, ठीक है। ट्रांसवर्स वेव्स पता है ना कौन सी होती है, ट्रांसवर्स वेव कौन सी होती है, कि जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है उसके परपेंडिकुलर मीडियम के पार्टिकल्स क्या करने चाहिए, ऑसिलेट करनी चाहिए। अब मीडियम के पार्टिकल्स तो है नहीं यहाँ पे, तो कौन चीज़ ऑसिलेट कर रही है, इलेक्ट्रिक एंड फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर, इसलिए ये कैसी वेव है, ट्रांसवर्स वेव है। सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर भी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के क्या है, परपेंडिकुलर, तो ये कैसी वेव है, हमारी ट्रांसवर्स वेव है, सही है। उसके बाद देखो, यही इक्वेशन को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करके अगर लिखें तो कैसी बन जाएगी ये, ई वाई इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन। अब के क्या होता है यहाँ पे, के है हमारा वेव वेक्टर, और इस के की वैल्यू कितनी होती है, के इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय लैम्डा, ठीक है। और ये क्या बताता है, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन को इंडिकेट करते हैं, सही है। अब के की वैल्यू 2 पाई बाय लैम्डा पुट कर दो, ठीक है, माइनस ओमेगा की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं, हमारे ओमेगा की वैल्यू पुट कर दो 2 पाई न्यू इंटू टी, और कौन सी डायरेक्शन में प्रोपोगेट हो रहा है, ये जे डायरेक्शन, ये जे डायरेक्शन के अलोंग प्रोपोगेट तो एक्स के अलोंग हो रहा है, और वाइब्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की कौन से ऑसिलेशन कौन से डायरेक्शन में हो रही है, वाई एक्सिस के अलोंग हो रही है, सही है। अब यहाँ पे भी 2 पाई प्रेजेंट है, यहाँ पे भी 2 पाई प्रेजेंट है, ठीक है। तो दो काम करने हमें, दैट वी कैन राइट फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 1/t, पता है ना, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्स, ठीक है। और 2 पाई कॉमन ले लो, तो ई वाई कितना आ गया हमारा, ई नॉट साइन 2 पाई कॉमन ले लो, सही है। 2 पाई अगर कॉमन ले लेते हो तो अंदर क्या रह जाएगा बताओ, 2 पाई कॉमन लिया तो क्या रह गया अंदर, एक्स बाय लैम्डा, 2 पाई तो बाहर चला गया, इस न्यू को क्या पुट कर देंगे 1/t, और ऊपर क्या है स्मॉल टी, तो माइनस टी बाय कैपिटल टी आ गया, सही है। ये भी फॉर्म न्यूमेरिकल्स में यूज हो सकती है। तो 2 पाई कॉमन ले लिया, एक्स बाय लैम्डा, 2 पाई अगेन बाहर है, तो न्यू को क्या लिख दिया 1/t, स्मॉल टी एज इट इज है, ठीक है। अब ये देखो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है और मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है वो आपस में रिलेटेड है बाय दिस रिलेशन, दैट ई बाय बी इज इक्वल्स टू सी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को किससे डिवाइड कर दे, सेम वेव के मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दे, तो इन दोनों का रेशियो किसके इक्वल होता है, सी के इक्वल होता है, ठीक है। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के इक्वल होता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि मैग्नीट्यूड की में हम मैक्सिमम वैल्यू अगर ई की ले रहे हैं तो मैक्सिमम वैल्यू या पीक वैल्यू किसकी ले लेंगे, बी की, तो इन दोनों का रेशियो किसके इक्वल होगा, सी के इक्वल होगा, सही है। तो अगर कोई पूछे ई और बी के मैग्नीट्यूड में ये दोनों इक्वल होते हैं या एक स्मॉल होता है और एक लार्ज होती है वैल्यू, तो देखो ई कैसे मिल रहा है हमें यहाँ पर, देखो ई इज इक्वल्स टू सी टाइम्स ऑफ बी,
सी से बी को मल्टीप्लाई करें तब ई आ रहा है, सही है। तो यानी ई क्या मैग्नीट्यूड किससे ज़्यादा होता है, बी से। इसका मीनिंग क्या हुआ कि स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा है, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या है, वीक है। समझ आया या नहीं। ई बाय बी का रेशो अगर 1 आता है ना तो क्या बोलते हैं, ई इज इक्वल्स टू बी। जितना इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ है उतना ही मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ है। बट देखो ई कैसे मिल रहा है हमें, सी टाइम्स ऑफ बी, ठीक है। या ई नोट कैसे मिलेगा हमें, सी टाइम्स ऑफ बी नोट, ठीक है। तो कौन ज़्यादा हुआ, ज़्यादा वैल्यू किसकी प्रेजेंट है यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर कैसा है, क्वांटिटी में है, स्ट्रेंथ इलेक्ट्रिक फील्ड की ज़्यादा है और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या है, वीक है, ठीक है। और ये रिलेशन भी याद लर्न करना है आपको, ठीक है। इसका डेरिवेशन करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं पूछेंगे आपको एग्जाम में, हायर क्लासेस में ही आएगा डेरिवेशन, ठीक है। जैसे मैंने ये इक्वेशन किसकी लिखी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की, सिमिलर वे में आप इक्वेशन किसकी लिख सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की। आप बुक्स में देखना, ठीक है। सिमिलर वे में आपको मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन भी मिल जाएगी, ठीक है। और एक फॉर्मूला है, सी का एक फॉर्मूला यहाँ से आ गया, ई बाई बी मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ठीक है। तो कैसी वेव, ये किस फॉर्म में मूव कर रही है वेव, साइन वेव्स है ना, तो वेव्स में तो वैल्यू चेंज होती रहती है। तो हमने क्या ले लिया, पीक वैल्यू ई की ले ली, पीक वैल्यू बी की ले ली। तो इन दोनों का जो रेशियो है वो किसके इक्वल होता है, सी के इक्वल होता है, सही है। इसी में देखो सी का एक और फॉर्मूला है हमारे पास, दैट सी इज इक्वल्स टू अंडर रूट म्यू नोट एप्सिलॉन नोट। यानी अगर ईएम वेव फ्री स्पेस में मूव कर रही है ना, फ्री स्पेस यानी वैक्यूम में अगर मूव कर रही है तो ईएम वेव की स्पीड किससे रिलेटेड है, दीज कांस्टेंट से रिलेटेड है, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट किस में आता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, और म्यू कांस्टेंट आपने कहाँ स्टडी किया था, मैग्नेटिज्म में स्टडी किया था, ठीक है। तो स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला एक तो ये भी है, यानी ये भी हो गया ना, स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला फ्री स्पेस के लिए ये है कितना, ई नोट बाय बी नोट, और सी और किसके इक्वल है, 1 बाय अंडर रूट म्यू नोट एप्सिलॉन नॉट। ये तो था फ्री स्पेस यानी वैक्यूम में अगर वेव मूव कर रही है। तो अगर किसी मीडियम में मूव कर रही है ना, तो मीडियम में मूव कर रही है तो सी फॉर मीडियम लिख देते हैं। तो बुक में सी मीडियम भी मिल सकता है, और स्पीड ऑफ ईएम वेव्स को वी से भी नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, म्यू नोट की जगह क्या आ जाएगा, उस मीडियम का कांस्टेंट, ठीक है। और इसी तरह से एप्सिलॉन भी उस मीडियम से रिलेटेड होगा, ठीक है। मीडियम, म्यू फॉर दैट मीडियम, एप्सिलॉन फॉर दैट मीडियम, ठीक है। उसके बाद देखो, अब हमें पता है कि म्यू किसके इक्वल लिख सकते हैं हम, ये आप कर चुके हैं प्रीवियस चैप्टर्स में, कि म्यू मीडियम का जो है वो उसको हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, म्यू नॉट इंटू म्यू आर, सही है। और एप्सिलॉन मैथ को क्या लिख सकते हो, एप्सिलॉन मीडियम किसके इक्वल लिख सकते हो, के टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट, सही है। एप्सिलॉन मैम को क्या लिख सकते हो, के टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट। नहीं पता तो आप प्रीवियस चैप्टर्स अच्छे से स्टडी करें, वहाँ पे ये हमारे पास होता है दैट म्यू आर किसके इक्वल होता है, म्यू आर इज इक्वल्स टू म्यू ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय म्यू नॉट, ठीक है। तो म्यू मीडियम की वैल्यू क्या पुट कर दी हमने, म्यू आर इंटू म्यू नॉट। और हमारे पास के किसके इक्वल होता है, हमारा के होता है एप्सिलॉन फॉर मीडियम बाय एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन एम किसके इक्वल आ गया, के टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट, सही है। चलो अब ये देखो, म्यू नॉट है यहाँ पर और एप्सिलॉन नॉट, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से देखो अगर सी इसके इक्वल है तो सी स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 1 बाय म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट के। सी स्क्वायर किसके इक्वल है, 1 बाय म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है। तो 1 बाय म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट यहाँ भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो सी फॉर मीडियम बता रही थी मैं आपको, सी फॉर मीडियम जो है उसको क्या लिखा हमने, उसको वी से भी नोट कर सकते हैं, और उसको क्या लिख दोगे, म्यू फॉर दैट मीडियम। अगर फ्री स्पेस है तो फ्री स्पेस के लिए हम क्या लेते हैं, म्यू नॉट लेते हैं ना, और अगर मीडियम है तो हमने म्यू एम ले लिया। फ्री स्पेस के लिए एप्सिलॉन के साथ क्या सिंबल लगता है, एप्सिलॉन नॉट, बट मीडियम है तो एप्सिलॉन एम ले लिया, सही है। फिर उसके बाद हमने म्यू एम की वैल्यू पुट कर दी, म्यू आर इंटू म्यू नॉट, ठीक है। एप्सिलॉन एम की वैल्यू पुट कर दी, के टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट। अब ये देखो, इस
इस इक्वेशन को यहाँ पे एज इट इज लिख रही हूँ मैं, दैट 1/μ0 इंटू म्यू आर के टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट। इन दोनों को साथ में लिख देते हैं, म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट को, तो 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट म्यू आर इंटू के। सही है। तो अब ये देखो 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट दिख रहा है यहाँ पर, और 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट किसके इक्वल है, सी स्क्वायर के इक्वल है। ठीक है, तो सी फॉर मीडियम कितना आ गया, सी फॉर मीडियम आ गया तुम्हारा सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय म्यू आर इंटू के। ठीक है, तो मीडियम में जो लाइट की स्पीड है, या मीडियम में ईएम वेव्स की जो स्पीड है वो कैसे मिल रही है, सी स्क्वायर को इससे डिवाइड करके ना, और सी जो स्पीड है ना वो वैक्यूम में स्पीड ईएम वेव्स की स्पीड किस मीडियम में, वैक्यूम में। ये कौन से मीडियम में, वैक्यूम में। ठीक है, तो मीडियम वाली कैसे मिल रही है, वैक्यूम में जो लाइट की स्पीड है उसको इस क्वांटिटी से, उसके स्क्वायर को इस क्वांटिटी से डिवाइड कर दो, तो ऑब्वियसली मीडियम में जो लाइट की स्पीड है वो क्या हो जाएगी, वैक्यूम की स्पीड से लेस हो जाएगी। यानी वैक्यूम में ईएम वेव्स की स्पीड मैक्सिमम होती है। ठीक है, और सभी ईएम वेव्स एक ही स्पीड से ट्रैवल करती हैं, विच इज़ 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, सभी वेव्स एक ही स्पीड से ट्रैवल करेंगी, 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, तो वैक्यूम वाली में, वैक्यूम में लाइट की स्पीड ज़्यादा होती है, मीडियम में कम। इस रिलेशन से हम देख रहे हैं, क्योंकि मीडियम में लाइट की स्पीड कैसे मिल रही है, ईएम वेव्स बोल दो, मीडियम में ईएम वेव्स की स्पीड कैसे मिल रही है, जो वैक्यूम में स्पीड है ना उसको इस क्वांटिटी से क्या कर देंगे, हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो जो अभी आपको ईएम वेव का डायग्राम बनाकर बताया था ना मैंने, दैट इफ एक्स इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, है ना, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर कौन सी डायरेक्शन में है, वाई डायरेक्शन में, है ना। तो अब और मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में होता है, ये वाई डायरेक्शन है, ये एक्स है, और ये कौन सी डायरेक्शन है, जेड। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में प्रेजेंट है, जेड डायरेक्शन में प्रेजेंट है। तो इसका जो एम्पलीट्यूड है ना, अभी मैंने बताया था कि E/B किसके इक्वल होता है, या E0/B0 किसके इक्वल होता है, C। तो किसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा है, B से ज़्यादा है ना, स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की ज़्यादा है, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या है, वीक है। ठीक है, इसलिए आप एम्पलीट्यूड किसका ज़्यादा दिखाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड ज़्यादा दिखाना है, मैग्नेटिक फील्ड के एम्पलीट्यूड को इससे लेस दिखाओगे। सही है। इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड हमें ज़्यादा दिखाना है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के एम्पलीट्यूड को हमें कम दिखाना है। सही है, ये एम्पलीट्यूड की वैल्यू या साइज को इससे लेस दिखाना। सही है, ये ध्यान रखना, कई बार डायग्राम पूछ लेते हैं कि ईएम वेव्स का आप वेव प्रोपगेशन का डायग्राम बनाकर बताएं। ठीक है, तो क्या दिखाओगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, तीनों आपस में परपेंडिकुलर दिखाने हैं, कौन कौन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। सही है, तो क्या क्या अभी तक हमने स्टडी किया, वेव की इक्वेशंस देखी थी, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की, दो फॉर्मूलाज देखे, दैट C इज इक्वल्स टू E0/B0, और क्या फॉर्मूला है, C इज इक्वल्स टू 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट। सही है, यानी मीडियम से रिलेटेड है, जो स्पीड ऑफ ईएम वेव्स है ना वो किससे रिलेटेड है, मीडियम के इनकॉन्स्टेंट से रिलेटेड है। ठीक है, और अगर मीडियम अदर देन फ्री स्पेस है तो सी मीडियम के लिए क्या आ जाएगा, V डिनोट कर देते हैं हम, या इसको C फॉर मीडियम लिख दो, है ना, C फॉर मीडियम या V ले लो, तो 1/√μ फॉर मीडियम एप्सिलॉन फॉर दैट मीडियम, है ना। अब इसकी वैल्यू हमने पुट कर दी थी, आप देख ही चुके हैं। ठीक है, थैंक यू।